हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। यानी कि क्या बोल रहा है कि हमें हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इनमें से दी गई स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसके बारे में बताना है। तो देखिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। देखिए हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी पॉपुलेशन में जो एलील फ्रीक्वेंसीज होती हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एलील फ्रीक्वेंसीज in a population remain stable and constant from generation to generation और ये जो इनकी प्रॉपर्टी होती है, ये किसी भी पॉपुलेशन की अपना जो ये फ्रीक्वेंसी है, एलील फ्रीक्वेंसी, इसको मेंटेन रखने की, इसको हम क्या कहते हैं, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। यानी कि दिस इज नोन एज हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। यहाँ पे इसको इन्होंने टर्म क्या दिया, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। इन्होंने कहा कि जो भी पॉपुलेशंस हैं वो किस में रहती हैं, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहती हैं। अब ये हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, तो वो क्या थी, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि ये जो p और q है, ये जो भी इक्वेशन दी हुई है, इसमें ये क्या है, ये है एलील फ्रीक्वेंसीज। एलील फ्रीक्वेंसीज ये किसके बराबर है, 1 के बराबर, जिसमें p जो है वो क्या है, वो है डोमिनेंट होमोजाइगस एलील फ्रीक्वेंसी। एलील फ्रीक्वेंसी और Q क्या है, रिसेसिव होमोजाइगस एलील फ्रीक्वेंसी। और 2pq क्या है, जो इसमें हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन होती है, इस पूरे में जो 2pq क्या है, हेटेरोजाइगस एलील फ्रीक्वेंसी। सो दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें सारी एलील की जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम जो है वो 1 के बराबर होता है। अब देखिए इस इक्विलिब्रियम के डिस्टर्ब होने के भी चांसेस रहते हैं, और डिस्टर्ब होने के चांसेस क्या क्या रहते हैं, यहाँ पे 5 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी जो है ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा या नहीं। तो ये 5 फैक्टर्स कौन से हैं, 5 फैक्टर्स which can disturb the equilibrium ये क्या हो सकते हैं, पहला है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन इज द सिंगल स्टेप सडन चेंज
इन एलीलिक फ्रीक्वेंसी, इन एलील्स, इसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। यानी कि जब किसी एलील में किसी तरीके का सडन चेंज होता है सिंगल स्टेप, उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। और ये कैसा होता है, दिस इज रैंडम एंड इन ऑल डायरेक्शंस, इज रैंडम which is random and in all directions। इसके बाद देखिए म्यूटेशन के बाद यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन, या हम मोर प्रिसाइजली लिखते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जब भी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमोसोम्स के अंदर, जिसकी वजह से जो उनमें ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिन ट्रेट्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन के अंदर, यानी कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल among chromosomes causing redistribution of characters are called रिकॉम्बिनेशन। यानी अगर क्रोमोसोम्स के अंदर क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया आपस में, तो इससे क्या हो जाएगा, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है कैरेक्टर्स का वो अकर हो जाएगा पॉपुलेशन के अंदर, जिस वजह से ये जो इक्विलिब्रियम है ये गड़बड़ हो सकता है। इसके बाद क्या आता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसमें बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि ये जो चेंजेस होते हैं ये बाई चांस आते हैं, यानी कि रैंडम चेंज, रैंडम नहीं बल्कि बाई चांस। रैंडम कैसे होते हैं, रैंडम तो म्यूटेशन होता है, तो बाई चांस चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, ये होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसके बाद जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन, इसमें क्या आता है, इमिग्रेशन ऑफ जीन या एमिग्रेशन ऑफ जीन। यहाँ पे इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। एमिग्रेशन का क्या मतलब होता है, ये जो EMIGRATION है, एमिग्रेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई जीन लीव अ पॉपुलेशन एंड गो एल्सवेयर, टू गो एल्सवेयर, यानी कि कहीं पे और चला जाता है। जैसे अगर यहाँ पे क्या हो, अगर कोई इंडिया से जो है, इंडिया से एमिग्रेट कर जाए, कहीं बाहर रहने के लिए चला जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे कि यहाँ पे जीन का एमिग्रेशन हो गया, क्योंकि जीन जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन से एक जीन निकल करके एमिग्रेट हो गया कहाँ, अमेरिका में, तो उसे हम क्या कहेंगे, जीन एमिग्रेशन, टू गो एल्सवेयर। और जब हम कहते हैं कि इमिग्रेशन, तो जो जीन यहाँ से निकल करके इंडिया से अमेरिका गए हैं, तो वो वहाँ की पॉपुलेशन में ऐड हो गए, तो वहाँ क्या हो गया, एडिंग ऑफ अदर जीन टू अ पॉपुलेशन। मतलब किसी जीन का उसकी ओरिजिनल पॉपुलेशन को छोड़कर कहीं और बस जाना, और
किसी और कहीं और के जीन का किसी और जगह पर जाकर के शिफ्ट हो जाना, जीन माइग्रेशन, या हम इसे क्या कहते हैं, जीन फ्लो, इज ऑल्सो कॉल्ड जीन फ्लो। ये भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम का डिस्टर्बिंग फैक्टर है। इसके बाद एक आखिरी क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। इसका क्या मतलब है कि जो भी कोई स्पीशीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो नेचर के हिसाब से कंपैरेटिवली बेटर अडेप्टेड होता है, वो ही नेचर में सर्वाइव करता है। तो कंपैरेटिवली बेटर अडेप्टेड स्पीशीज सर्वाइव इन द नेचर। तो ये पांचों फैक्टर ऐसे हैं जो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब देखिए, हम चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। पहला क्या है, एलील फ्रीक्वेंसीज in a population are stable and constant from generation to generation। कैसे हैं, एलील फ्रीक्वेंसीज हैं स्टेबल और कांस्टेंट। ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, यही आपकी डेफिनेशन का हिस्सा है, एलील फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट रहती हैं। और इसमें क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो अब चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल एलीलिक फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन इज 1। ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। ये देखिए, यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि जो एलील फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो कैसा होता है, 1 होता है, 1 के बराबर होता है। ऑप्शन सी क्या है, वेरिएशन ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट इन चेंज फ्रीक्वेंसीज ऑफ जीन एंड एलील्स इन द फ्यूचर जनरेशन। ये भी आपका स्टेटमेंट एकदम सही है। अभी हमने बात की कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो कि क्या होता है, बाई चांस चेंज होता है, उसकी वजह से जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है, जेनेटिक फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो यानी आपके ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हेल्प्स इन द मेंटेनिंग ऑफ हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। जी नहीं, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है ये हेल्प नहीं करता है, ये डिस्टर्ब करता है किसे, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के मेंटेनेंस को डिस्टर्ब करता है। क्योंकि अगर जीन्स के अंदर रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा, तो उसकी फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी वगैरह में भी चेंज आ सकता है, जिस वजह से ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एलील फ्रीक्वेंसीज का, ये डिस्टर्ब हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डज नॉट हेल्प but disturb the Hardy-Weinberg equilibrium. So answer will be option D। कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से न्यू टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ जीन्स या एलील्स का बनने के चांसेस इन्हांस होते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से रीडिस्ट्रीब्यूशन के चांसेस होते हैं, कैरेक्टर्स में चेंज आ सकते हैं, इसलिए वो मेंटेन नहीं करता है बल्कि डिस्टर्ब करता है हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को। So I hope you understood it well. Best of luck.